अभी अपन बनाएंगे एक डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट नया, और इस बार 2 नंबर ऐड करने का एक हेल्पिंग प्रोग्राम इसके अंदर होगा, जिसका काम होगा क्लाइंट से 2 नंबर ले और उनका एडिशन उसे दे। ये देख लो एक बार क्या बनाने वाले हैं। ये वाली एप्लीकेशन बनाएंगे, ऐड एप्लीकेशन। इसमें एक ऐड नाम का जावा फाइल होगा, वो क्लाइंट से 2 नंबर लेगा। तो पहले ये वाला पेज हुआ, इसमें ये फॉर्म है, तो ये जो फॉर्म दिख रहा है ये एक होम पेज में बनाएंगे। तो एक होम पेज बना लेंगे, वेलकम पेज की मैपिंग भी बताई जाएगी, अभी एक वेलकम पेज मैपिंग भी बात करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया वेलकम पेज, इसमें ये फॉर्म दिख गया। अब इस फॉर्म में जैसे वो फिल करेगा और बटन दबाएगा तो ये सर्वलेट कॉल होगा। ये सर्वलेट उन दोनों नंबर्स का सब निकालेगा और उसका एक आउटपुट एचटीएमएल आउटपुट बना के इसे दे देगा। ये बनाने वाले हैं। तो फाइल में जाएंगे, न्यू में, और यहां पर डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट का ऑप्शन अब आ जाएगा। स्टार्टिंग में अदर में जाके करना पड़ा था, बट अब आपको सामने दिख जाएगा। प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे ऐड ऐप, ऐड वेब ऐप रख लो या ऐड ऐप रख लो, मर्जी आपकी है, नाम तो अपनी मर्जी कुछ रख लो। तो मैंने इसका नाम दे दिया ऐड एडिशन वेब ऐप। सर्वर हमारा यहाँ पे अपाचे टॉमकैट आ रखा है ऑलरेडी, और अब हमने इसमें करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद फिर नेक्स्ट। अब ये डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर ऑन करना है। सर डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर बारे में बताया था थोड़ा सा। इसमें ना हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं साउलेट के बारे में कि साउलेट का यूआरएल पैटर्न क्या होगा, साउलेट को अगर क्लास का नाम उसका क्या है, तो ये सब इस फाइल में लिखा जाता है। ऑल द डिस्क्रिप्शन ऑफ द साउलेट कम्स हियर, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर ये एक्सएमएल फाइल होगी। अब कर देंगे फिनिश। तो ये प्रोजेक्ट हमारा इधर रेडी हो जाएगा एडिशन वेब ऐप के नाम से। प्रोजेक्ट अगर बना लिया और ये टिक नहीं करा है तो बाद में भी ऐड करने का ऑप्शन है। उसके लिए क्या करना है, अगर आप डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर ऐड नहीं करे हो, बाद में ऐड करना है, तो आप प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करोगे, अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, और यहां एक ऑप्शन है जेईई टूल्स। यहां पे एक नीचे ऑप्शन आएगा जनरेट डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, तो आप बाद में भी जनरेट करा सकते हो। अब हमें इस पेज में सबसे पहले बनाना है वेलकम पेज। वेलकम पेज इस बार हम इंडेक्स, लास्ट टाइम इंडेक्स बनाया था क्या या होम बनाया था? होम बनाया था। लेकिन लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम होती थी। लास्ट वाली ऐप कौन सी है? हेलो वेब ऐप होगी ना। अब इस वाले प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम पता क्या है, इसमें हमारा वेलकम फाइल है होम के नाम से। तो अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब मैं इस प्रोजेक्ट को डायरेक्टली रन करूंगा या कोई भी हमारी इस वेबसाइट पे डायरेक्टली वेबसाइट के नाम से आएगा तो 404 पेज नोट फाउंड आएगा। अब ये क्या प्रॉब्लम है सर? भाई आज आप facebook.com पे लिख के एंटर हिट करते हो तो आपको एक पेज दिखता है, उस पेज को बोलते हैं वेलकम पेज। यहां पर भी वो पेज ओपन हुआ हेलो वेब पे ऊपर, लेकिन जब यहां पे एक पेज वेलकम पेज ढूंढा गया तो मिला नहीं उसे। ये क्या बात है? तो होता क्या है कि हर वेबसाइट के अंदर एक वेलकम पेज होना चाहिए, जिससे कि यूजर कभी भी आपकी वेबसाइट पे आपके डोमेन नेम से या जो वार फाइल के नेम से हिट करे तो वो पेज खुल जाए। अब वो पेज बाय डिफॉल्ट इंडेक्स के नाम से होता है, तो हमारे सर्वर में इंडेक्स नाम का पेज ढूंढा गया। सर्वर ने हमारी एप्लीकेशन में इंडेक्स नाम का पेज ढूंढा, उसे मिला नहीं क्योंकि इंडेक्स नाम का कोई पेज है ही नहीं। तो इस वजह से 404 पेज नोट फाउंड आया। तो अब यूजर मेरी वेबसाइट पे पेज का नाम बताकर ही वेलकम पेज पे आएगा, तो अच्छा थोड़ी लगेगा ऐसे। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि मेरी वेबसाइट पे बाय डिफॉल्ट ये पेज खुल जाए तो अच्छा था। तो उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, या तो अपने वेलकम पेज का नाम इंडेक्स रख दो। अगर मैं इस वाले पेज का नाम इंडेक्स रख दूं, इंडेक्स स्मॉल लेटर में लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना है, और उसके बाद इसे दोबारा से रन कराऊं, लेट्स सी, इस बार वो एरर नहीं आएगा जो आया अभी। नहीं आया एरर, समझ में आई बात? या तो आप ये कर लो कि अपने वेबसाइट में वेलकम पेज का नाम इंडेक्स रखो। दूसरा ऑप्शन ये है कि नहीं सर, मैं अपने पेज का नाम इंडेक्स नहीं रखूंगा, मैं तो होम ही रखूंगा, और मैं चाहता भी हूं कि वो बाय डिफॉल्ट ओपन भी हो। तो इसके लिए हमें एक मैपिंग करनी पड़ेगी एक्सएमएल में। तो मैंने इसका नाम वापस से होम रख देता हूं, या ऐसा करते हैं इस प्रोजेक्ट को यहीं छोड़ दें, जो मैपिंग वाली कहानी है वो इस वाले प्रोजेक्ट में करते हैं, आप लोग साथ में करोगे। फिर वेब ऐप के अंदर एक नया एचटीएमएल पेज बनाओ और इंडेक्स मत बनाना, जानबूझकर हम लोग home.html बनाएंगे। बनाओ home.html, होम पेज है ना, ये होम रख दिया नाम। तो एक एचटीएमएल फाइल बनाई, नाम रखा होम, home.html नाम की फाइल यहां पर बन गई। अब इस फाइल में अपन कुछ कुछ लिख लेते हैं पहले, बाकी फिर इसकी मैपिंग करेंगे, वेलकम मैपिंग। तो एक फॉर्म बनाएंगे 2 नंबर ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग लिख ली, यहां पे लिखा ऐड ऐप, और उसके बाद आ जाएगा एक फॉर्म टैग। एक्शन में अभी सर्वलेट लिखेंगे, इसे छोड़ दो अभी, और यहां पे लिखेंगे लेबल लगा दो एक, क्या, फर्स्ट नंबर, फिर एक इनपुट टैग, नंबर लिखेंगे, नंबर, नेम हो गया num1 दे देते हैं, num1, और रिक्वायर्ड लगा दो एक ठो, रिक्वायर्ड, बस। प्लेस होल्डर की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने ऊपर लेबल लगा दिया है। अब एक नहीं 2 BR टैग लगा के एक बार और
लिख देंगे ये चीज। इस बार लिख रहा हूं सेकंड नंबर। अब यहां पर आ जाएगा एक बटन जिसमें लिखा होगा एडिशन, लिखूंगा नया कर। ओके, अब बट इस पेज का नाम है home.html, तो इसको अपन चेंज कर देंगे अब, मतलब चेंज नहीं करेंगे, ये हमारा वेलकम पेज है तो मैपिंग करेंगे जिससे कि ये डायरेक्टली ओपन हो, क्योंकि अभी डायरेक्टली ओपन होगा नहीं है। वेब एक्सएमएल फाइल ओपन करो, ऐसे दिख रही है तो ठीक है, अगर ऐसे दिख रही है तो ऐसे कर लो सोर्स में जाके ये चाहिए। अब अच्छी बात ये है कि इक्लिप्स वेब एक्सएमएल में ये वेलकम फाइल का टैग लगा के देता है, तो इक्लिप्स ने लगा के दिया तो हमें तो बस वैल्यू बदलनी है। क्या करना है, index.html की जगह पे home.html लिख दो, काम खत्म। ये टैग लिखना पड़ता अदरवाइज, बट इक्लिप्स ने इजी कर दिया, खैर टैग लगा के देता हूं तो बस नाम बदल दे, नहीं तो ये वेलकम टैग हमें लिखना पड़ता है। सर इतने सारे क्यों है, ये ऑप्शन होते हैं, सर्वर पहले इसे ढूंढेगा, ये नहीं मिला तो इसे ढूंढेगा, ये नहीं मिला तो इसे ढूंढेगा, ये नहीं मिला तो इसे ढूंढेगा, ये ऑप्शन है। आपके केस में ये सब हटा सकते हो आप, क्योंकि इन सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एग्जैक्टली सेम ही रखा हुआ है, तो ढूंढने की क्या, अब ऑप्शन देने की क्या जरूरत है, वेलकम पेज तो एक ही होता है, और जब तुम्हें कंफर्म है तो वही है, तो मल्टीपल ऑप्शंस हटा सकते हो मन है तो। मैं हटा दिए जैसे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड इट वर्क्स। अब हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करो, रन एज ऑन सर्वर, सेलेक्ट द सर्वर एंड फिनिश। ये एडिशन ऐप वाला हमारा जो वेब पेज है होम होने के बाद भी आ रहा है ना, 404 नहीं आया, तो ये वेलकम फाइल लिस्ट मैपिंग समझ में आ गई एवरीबॉडी। ओके, अब हमें जो सीखना है वो ये है कि यहाँ जो भी नंबर मैं डालूंगा और ये बटन अगर मैंने दबा दिया तो एक सर्वलेट कॉल होना चाहिए जो इन दोनों को ऐड करके उनका सम दिखाए। तो लेट्स क्रिएट अ जावा सर्वलेट, और अभी मैन्युअली बनाएंगे। राइट क्लिक करिए, न्यू क्लास, कहां राइट क्लिक करना है, सोर्स पे, एसआरसी पे, ये वाला एसआरसी नहीं, यहां भी होता है एक तो, ये नहीं, ये जावा रिसोर्स वाला, ये वाला नाम लिखेंगे सर्वलेट का जो नाम आप देना चाहते हो। तो इस सर्वलेट को क्या नाम दूं, ऐड दे देते हैं, कुछ भी यार जो अच्छा लगे, प्रोग्राम का नाम है तो आप दीजिए, और फिनिश। अब इसमें जो भी हम यहां पर सर्वलेट बनाने के लिए रिक्वायर्ड है, जो एक बार ऑलरेडी बता चुका हूं, दोबारा वही लिखना है। सबसे पहला काम पैकेज इंपोर्ट लगेगा, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एस्ट्रिक, ये पैकेज इंपोर्ट लगाओ और इस क्लास में इंप्लीमेंट लिखो सर्वलेट नाम के इंटरफेस का। अब इसके 5 मेथड ओवरराइड होने हैं, और पांचों मेथड ओवरराइड करने के लिए अब सुनो शॉर्टकट। आप अभी यहां पे जाओ और यहां पे एक ऑप्शन आ जाएगा ऐड अनइंप्लीमेंटेड मेथड, इस पे क्लिक करने से सारे मेथड अपने आप आ गए, कर्सर से तो हो ही जाता है, तो बताया ही था। अब इन सब में सबको छोड़ो, सिर्फ सर्विस में आके अपना कोड लिखो। क्या लिखना है, सबसे पहले प्रिंट राइटर। प्रिंट राइटर कौन से पैकेज का है, आईओ पैकेज का, तो इंपोर्ट लगा लेना। अब यहां पे वेरिएबल नेम देखो कौन सा लिखा हुआ है, ये जो रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है ना, जो वो वेरिएबल नेम देखो। अब कुछ लोगों के लैपटॉप में ये लिखा होगा ARGS1, ARGS2 या कुछ भी जो लिखा है, जो आपके यहां लिखा है वो लिखना है, res.getWriter। उसके बाद जो भी आपको क्लाइंट को रेस्पॉन्ड में देना है वो राइट करना स्टार्ट करेंगे प्रिंट मेथड से। यहां लिखी जाएगी पूरी HTML, whatever the output you want from this सर्वलेट। इस सर्वलेट से जो आउटपुट चाहिए वो यहां पे एक करके लिखना है, लेकिन पहले कैलकुलेशन तो कर लो। तो मैंने प्रिंट राइटर से पहले यहां पर एक कोड लिखना है। अब जब ये सर्वलेट कॉल होगा तो इस वाले फॉर्म से num1 और num2 के नाम से 2 वैल्यू आएंगी, इसे बोलते हैं रिक्वेस्ट पैरामीटर्स। देखो ये वेबसाइट है, आप उसका कोड लिख रहे हो, ये लिख आप जब रहे होते हैं ना तब नहीं अंदाजा रहता है, लेकिन अगर आप विजुलाइज करोगे तो क्लियर हो जाएगी बात। होना क्या है, एक्चुअल में एक फॉर्म है जो यूजर को दिखेगा, और इस बटन से वो यहां नंबर लिखने के बाद ये बटन प्रेस करेगा, ब्राउजर साइड पे क्लाइंट को ये दिखेगा, ये ब्राउजर है, ये हमारा सर्वर है, ये सर्वर है, सर्वर कंप्यूटर। यहां पर एक होम पेज था, ये जो आउटपुट दिख रहा है ये इसी पेज का आउटपुट है। तो क्लाइंट ने इस पेज की रिक्वेस्ट करी, ये आ गया, तो ये तो आ गया। अब जैसे ही क्लाइंट इस बटन को दबाएगा तो ये दोनों नंबर इस बटन को प्रेस करते हैं, सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी। रिक्वेस्ट में दोनों पैरामीटर भी होंगे, तो इस बटन पे एक सर्वर को रिक्वेस्ट मिलेगी एक पर्टिकुलर सर्वलेट की। रिक्वेस्ट जाने का मतलब है कि सर्वर को आप ये बोल रहे हो कि ये वाला सर्वलेट चलाओ, तो इसमें एक नाम लिखा होगा एक्शन में, जो आप अभी फॉर्म बनाए हो तो फॉर्म के एक्शन में एक नाम होगा। लास्ट क्लास में मैंने ABC नाम दिया था, इस बार कुछ और नाम दे दूंगा। क्या दूंगा, तो इस बार XYZ दे देंगे, ठीक है।
तो इस बटन पे XYZ नाम का एक सर्वलेट कॉल होगा। अब XYZ नाम से यहाँ ऑलरेडी हमने कौन सा बना रखा है, ये ऐड वाला, इसको मैं XYZ नाम दूंगा। ऐड नाम का सर्वलेट कुल मिलाकर इस बटन पे कॉल होगा। तो जब ये सर्वलेट कॉल होगा तो इसे रिक्वेस्ट में क्या मिलेगा, 2 पैरामीटर, इनको बोलते हैं रिक्वेस्ट पैरामीटर्स। तो रिक्वेस्ट में इसे 2 पैरामीटर मिलेंगे, ये सर्वलेट इन दोनों पैरामीटर्स को गेट करना है इसको, फिर उन दोनों को ऐड करेगा। यहां पे वही कोड लिख रहे हैं हम, यहां पे जो आप कोड लिख रहे हो वो जो क्लाइंट से आएगा उसके लिए लिख रहे हो। अब सुनो, जब क्लाइंट से डेटा आता है इस सर्वलेट में, तो क्लाइंट से जो भी डेटा आएगा इस सर्वलेट में, इस सर्वलेट में, इस वाले सर्वलेट में, इस वाले सर्वलेट में, क्लाइंट से जो भी डेटा आता है, क्लाइंट की कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, वो हमें रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में होल्ड होती है। सर्वलेट के अंदर जो सर्विस मेथड है उसमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है रिक्वेस्ट और एक होता है रेस्पॉन्स। तो सर्विस मेथड विल सर्व द क्लाइंट रिक्वेस्ट, तो सर्विस मेथड को 2 ऑब्जेक्ट दिए गए। रिक्वेस्ट वाले ऑब्जेक्ट में होगा क्लाइंट का वो सारा डेटा जो क्लाइंट वहां से भेजेगा तुम्हें। रेस्पॉन्स की जिम्मेदारी होती है जो क्लाइंट को भेजोगे वो रेस्पॉन्स पे भेजना है, इसीलिए हम रेस्पॉन्स में राइट करते हैं। रेस्पॉन्स की स्ट्रीम निकाल के, रेस्पॉन्स की स्ट्रीम क्यों निकाली, क्योंकि जिस क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई है उसको आउटपुट रेस्पॉन्स से जाता है, क्लाइंट का डेटा रिक्वेस्ट में आता है। तो अगर ये रिक्वेस्ट है तो ये रेस्पॉन्स है, दोनों सर्विस में अवेलेबल है। अगर तुम्हें क्लाइंट का डेटा चाहिए तो रिक्वेस्ट से निकालो, क्लाइंट को कुछ भेजना तो रेस्पॉन्स में भेजो। रेस्पॉन्स भेजना मतलब रेस्पॉन्स की स्ट्रीम में भेजना होता है, क्योंकि नेटवर्क पर डेटा स्ट्रीम में ट्रैवल होता है। तो इसलिए मैंने सर्विस मेथड में जो इसे कॉल करेगा, अब ये कॉल करेगा तो इसका स्ट्रीम आ गया, इसका ऑब्जेक्ट ये रेस्पॉन्स है और इसका एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है। तो हर क्लाइंट का रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स बिल्ड करता है कौन, सर्वर। हर क्लाइंट के लिए रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स बिल्ड करता है सर्वर, और सर्वर कह रहा है कि जो क्लाइंट से डेटा है वो रिक्वेस्ट में निकाल ले और जो क्लाइंट को भेजना वो रेस्पॉन्स में भेज दे। तो तुम्हारा एज ए डेवलपर काम क्या है, बस रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स पे काम करो, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स पे काम करो। लास्ट क्लास में करंट डेट टाइम प्रिंट कर रहे थे, क्लाइंट के डेटा से कोई मतलब नहीं था। तो whenever you are creating a servlet and you just want to do something for the client, तो रिक्वेस्ट में आएगा सारा डेटा जो क्लाइंट देगा और रेस्पॉन्स का जिम्मेदारी है वापस भेजने की। तो तुम्हें एज ए प्रोग्रामर रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स पे काम करना है, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि सर्वर ने ऑलरेडी ये सेट कर रखा है कि क्लाइंट का डेटा रिक्वेस्ट में देंगे, क्लाइंट को डेटा तुम रेस्पॉन्स में दे देना। इसीलिए हम अपने प्रोग्राम की सबसे पहले लाइन में लिखते हैं रेस्पॉन्स की स्ट्रीम गेट कर लो, क्योंकि जो सर्वलेट कुछ भी बिल्ड करेगा तो रेस्पॉन्स ही जाएगा। तो इसीलिए हम हमेशा रेस्पॉन्स की स्ट्रीम पहले गेट करते हैं। अब क्योंकि इस बार क्लाइंट के डेटा से भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है तो रिक्वेस्ट पे भी काम करूंगा। इस प्रोग्राम में दोनों यूज होंगे, रेस्पॉन्स तो होगा ही, रिक्वेस्ट भी होगा इस बार। ओके जी, तो क्लाइंट से 2 पैरामीटर आएंगे, तो क्लाइंट से जो भी पैरामीटर वैल्यू आती है वो स्ट्रिंग में आती है, क्योंकि HTTP प्रोटोकॉल मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाटएवर द डेटा यू विल सेंड, अब आपको लग रहा है नंबर है, जब ये बटन प्रेस करोगे तो दिस नंबर गोज टू द सर्वर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, बिकॉज HTTP प्रोटोकॉल इस डेटा को लेके जाता है। तो व्हाटएवर द वैल्यू यू आर टाइपिंग इट इज अ स्ट्रिंग। तो सर्वर में अगर मुझे वो नंबर मिलेंगे तो स्ट्रिंग की फॉर्म में मिलेंगे हमेशा, ठीक है जी। तो यहां पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया मैंने S1 नाम का, और रिक्वेस्ट के ऊपर मेथड कॉल करा गेट रिक्वेस्ट पैरामीटर, गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट नहीं गेट पैरामीटर, और पैरामीटर का नाम बताना है सर, नाम। अच्छा ये क्या है सर, यहाँ की कौन सा नाम बताना है यहाँ पे, तो रिक्वेस्ट का मेथड है गेट पैरामीटर। अब यहाँ पे आपको नाम बताना है, ये जो आपने इस फील्ड को नाम दिया था ये यूनिकली इससे आइडेंटिफाई होता है, यहां जो नाम दिए हो वो नाम बताना होता है, और केस सेंसिटिव होता है नाम। यहां स्मॉल में num1 लिखा है तो यहां num1 ही लिखना स्मॉल में, तभी आपको S1 वैल्यू आएगी, नहीं तो नल आ जाएगा, नल। तो ये 2 वैल्यू क्लाइंट से आ रही है, रिक्वेस्ट से दोनों पैरामीटर निकाल लिए जी। लेकिन S1 S2 को जोड़ दोगे तो 10 और 20 आया हो तो 10-20 बन जाएगा, कॉनकैट हो जाएगा। अब ये बताओ, मैंने आपको कोर जावा में पढ़ाया था, अगर वैल्यू स्ट्रिंग की फॉर्म में है और आपको उसे इंट में कन्वर्ट करना है तो व्हाट इज द मेथड यूज्ड, इंटीजर डॉट पार्स इंट। वेरी गुड, तो मैंने यहां पर लिखा इंट n1 इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहां S1 बता के कन्वर्ट करा लिया। अब यहां S2 के साथ भी ऐसा करा, वैल्यू n2 में डाल दी, उसके बाद n बराबर n1 प्लस n2। उसके बाद जब सम निकल गया तो अब प्रिंटिंग स्टार्ट करते हैं। देखो लॉजिक हैज बीन डन, बिजनेस लॉजिक लिख दिया, अब जॉब बताओ क्या करना है। तो अब प्रिंट करना है सर, तो यहां से HTML से एक HTML टैग, एक लाइन उठा के लाना पड़ रहा है सर। टाइटल में लिख देता हूं जो हेडिंग में लिखा है, हाँ, बाकी उसके बाद बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। अब हमें क्या चाहिए आउटपुट में, सम ऑफ, पैराग्राफ लगाएंगे, पैराग्राफ P टैग, सम ऑफ, यहां वो n1 आ जाएगा, है बोल्ड में लिखूं, बोल्ड में तो B टैग लगा दो, यहां पे वो नंबर आ जाएगा, सम ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, पैराग्राफ क्लोज। बस
बाकी सब हटा दो। अब मैं यहां पर n1 n2 और n यहां पे लिखूंगा n1, बट ऐसे मत लिख देना, ऐसे तो पैराग्राफ में n1 प्रिंट हो जाएगा। n1 का वैल्यू चाहिए, n1 का वैल्यू चाहिए तो बी टैग के बीच में डबल कोट्स लगाओ, फिर 2 प्लस लगा के बीच में वेरिएबल को ऐसे जोड़ दो। ये हमने जावा कोर में पढ़ लिया था, स्ट्रिंग में वेरिएबल कैसे जोड़ते हैं। तो ये चीज 2 बार, और एक बार यहां, ये स्लैशेस नहीं चाहिए, गलती से आ गए हैं, और एक बार यहां, लाइक दैट। तो अब ये सर्वलेट हमारा बन गया, और उसके बाद लास्ट में एक मेथड कॉल करना है out डॉट क्लोज। ये कंपलसरी नहीं है, बट यू शुड। डन, डन। तो अभी कुछ समझ में आने लगा कि सर रेस्पॉन्स को क्यों गेट करा, उसकी स्ट्रीम में क्या डाल रहे हो ये सब, क्योंकि क्लाइंट के लिए रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है उसे रेस्पॉन्स भेजने के लिए, तो उसकी स्ट्रीम चाहिए कि आउट की, और रेस्पॉन्स की, सॉरी। तो मैंने रेस्पॉन्स की स्ट्रीम आउट वेरिएबल में होल्ड करके सारा एचटीएमएल आउट में डाल दिया, तो ये क्लाइंट को अपने आप पहुंच जाएगा, सर्वर पहुंचा देगा। तो एज ए प्रोग्रामर आपका काम डेटा पहुंचाना नहीं है, तुम्हारा बस काम है कि उस स्ट्रीम में डेटा डाल दो जो सर्वर को डेटा लेके जाएगा, देगा कौन, सर्वर अपने आप करेगा सब। तो एज ए प्रोग्रामर आपका काम तो बस स्ट्रीम में डेटा डालना है। क्लाइंट से अगर डेटा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यूजर 2 नंबर देगा उसे ऐड करूंगा, तो आपको बस रिक्वेस्ट से निकाल लो, क्लाइंट ब्राउजर तक कैसे पहुंचेगा, ब्राउजर से डेटा सर्वर तक कैसे पहुंचेगा, वो सब ऑलरेडी हो जाता है। एज ए प्रोग्रामर आपका काम तो वैल्यू निकालो और क्या भेजना है वो लिख दो, डन। चलिए जी रन करा कर देखते हैं, रन होगा क्या ये सर्वलेट? नो, क्योंकि मैपिंग नहीं है। अभी तक तुमने इस बटन से उसको कॉन्फ़िगर नहीं करा। चलिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक्सएमएल में आ जाते हैं। किसी को लिखना है कुछ, यहाँ बचा हो किसी का? मैपिंग में यहाँ वेब ऐप के अंदर आपको लिखना है कुछ, सर्वर को बताना पड़ता है कि आपका सर्वलेट किस नाम से कॉल होगा, फिर आपके सर्वलेट क्लास का ऑब्जेक्ट जो बनेगा उसे किस नाम से सर्वर ढूंढेगा। 3 नाम एक सर्वलेट को देने होते हैं, एक तो सर्वलेट क्लास का नाम दैट इज ऐड, एक यूआरएल पैटर्न जो हम एक्सपाइटेड रखेंगे, और एक और नाम होता है जिस नाम से सर्वर हमारे सर्वलेट को रिकॉग्नाइज करेगा फॉर एवरी कॉलिंग, फॉर एवरी रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे सर्वलेट टैग, सर्वलेट टैग में आएगा सर्वलेट नेम, सर्वलेट नेम हम रख देते हैं अभी, यहाँ एक्सपाइटेड लिख दो, चेंज कर दिए। सर्वलेट नेम, सर्वलेट क्लास क्या है? ऐड। अगर किसी ने पैकेज बनाया है तो पैकेज नेम भी लिखना होगा, जो पैकेज बनाया वो लिखे, हम तो लिखे नहीं, हम तो बनाए नहीं पैकेज। सर्वलेट मैपिंग, सर्वलेट नेम XYZ URL पैटर्न /sum सम। एक्शन में लिखना मत भूलो, एक्शन में लिखो सम, वही जो वहां पे URL पैटर्न में लिखे थे, डिट्टो सेम लिखना। रन करके देखो, रन जैसे ये बटन प्रेस होगा इस बार एक सर्वलेट कॉल होगा जिसका नाम है ऐड, URL में दिखेगा सम के नाम से कॉल हुआ, और आंसर आ रहा 2589 इज 114।